सो हे गाइस, वेलकम टू सनशाइन सेंसे। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो वेलकम टू डे 64 ऑफ मर्नस्टक डेवलपमेंट। तो आज ये होने वाला है रिएक्ट का सेकंड लेक्चर और हमारा है डे 64। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे और हमने डे 64 के नाम से फोल्डर बना लिया है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना होगा, एक रिएक्ट ऐप बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल को फटाक से ओपन कर लेते हैं, यहाँ टर्मिनल में जाते हैं और न्यू टर्मिनल करते हैं। तो आप बोलोगे बार बार कि हम रिएक्ट का ऐप बनाते रहेंगे तो हम क्या पुराने वाले से काम नहीं चला सकते हैं। तो भैया जितना बार आप बनाओगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। हमने सुना ये है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने क्या वाले हैं वो भी जान लेते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं रिएक्ट कंपोनेंट्स को। ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट्स क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, क्या क्या सारी चीजें होती हैं, फाइल टाइप क्या होता है, ये सारी चीजों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है और सिर्फ करना है इंतजार। तो हम आ चुके अपने टर्मिनल में। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिसकी वजह से आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले अपने जिस फोल्डर में हमें क्रिएट करना है ऐप को, उस फोल्डर पे हमें जाना होगा। तो अब डे64 नाम से फोल्डर है तो यहाँ लिखेंगे cd डे64। आगे इस फोल्डर के अंदर अब क्या करना होगा, हमें क्रिएट करना होगा रिएक्ट का ऐप। तो रिएक्ट का ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम लिखते हैं npm create read @ तो यहाँ हमने ls किया तो ls से पता चला कि हमारे फोल्डर में क्या क्या है। उसके बाद हम लिखते हैं cd, हमें जाना है डे64 में तो यहाँ लिखते हैं डे64, फिर करते हैं एंटर। तो हम डे64 में आ चुके हैं। फिर हम ls करते हैं तो ls में हमें ls करने के बाद हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। तो अब क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं रिएक्ट के ऐप को। तो यहाँ लिखेंगे npm create write @ latest। ठीक है, जो भी लेटेस्ट है वो आ जाओ। तो यहाँ पे करने के बाद थोड़ा देर हमें वेट करना होगा। तो यहाँ पे सारी चीजें इंस्टॉल हो रही हैं। उसके बाद आपसे बोलेगा प्रोसीड करना है तो हम बोलेंगे यस, तो वाई क्लिक कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे। फिर थोड़ा सा कुछ चीजें चलेंगी, फिर पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ हम देंगे इसका नाम कंपोनेंट्स। ठीक है, क्योंकि हम आज रिएक्ट कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। बस कंपोनेंट्स दाब के एंटर कर दिए। फिर हमसे पूछा किस फ्रेमवर्क पे बनाना है तो हमें रिएक्ट पे बनाना है, रिएक्ट पे डाल के एंटर कर दिए। फिर किस पे जाना है तो हमें रिएक्ट जावास्क्रिप्ट से बनाना है तो जावास्क्रिप्ट पिक कर दिए। क्या हुआ कि हमारे डे64 में ये सारी फोल्डर्स आ गई। अब इसमें हम ls करें तो देखो हमें इतनी सारी फोल्डर्स, यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स दिख रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें आ जाना है कंपोनेंट्स में। तो हम लिखेंगे cd, फिर लिखेंगे कंपोनेंट्स, यानी कि चेंज डायरेक्टरी कर दो कंपोनेंट्स के लिए। तो एंटर करेंगे तो हम कंपोनेंट्स में आ गए। अब हमें करना होगा यहाँ पे npm i। ठीक है, npm i कर दिए। तब तक क्या होगा कि हमारा जो भी डिपेंडेंसीज हैं नोड मॉड्यूल का वो इंस्टॉल होंगी। उससे पहले मैं आपको चीज दिखाता हूँ एक। यहाँ पे जब हम src के अंदर आते हैं तो जो भी हमारी फाइल है वो यहाँ पे आपको दिखती है css में। तो आप जानते ही हो कि जो css के लिए होता है वो होता है, लेकिन यहाँ एक होता है JSX। आप बोलोगे JS का नाम तो हमने सुना है लेकिन JSX क्या होता है। तो JS जो है, JS और JSX थोड़ा थोड़ा अलग है। JS का मतलब होता है सिंपल जावास्क्रिप्ट और JSX का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट विथ XML। ठीक है, तो हम जानते थे कि XML क्या होता था। ठीक है, तो JSX क्या करता है, जावास्क्रिप्ट और HTML को कंबाइन कर देता है, जिससे क्या होता है कि हम HTML कोड लिख के जावास्क्रिप्ट में चेंज कर पाते हैं इंटरनली। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और इससे क्या होता है, JSX से हमारा जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी डिजाइन होता है, हमारा बनाना आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यहाँ एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीजें इंस्टॉल हो रही हैं। तो ये मे भी थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है कि भैया हमारा टाइम क्यों लग रहा है, आपका जल्दी हो गया था। तो कभी क्या करता है कि वीडियो को हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं कि जिससे थोड़ा टाइम बचे, आप लोग बैठ के बोर ना हो वीडियो में। ठीक है, तो ये एक होता है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा रूट फोल्डर होता है वो होता है index.html। तो हम चलते हैं index.html में। यहाँ पे जब index.html में आते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा, जिसकी वजह से ये चीजें जो है आराम से हो रही हो। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे एक होता है, अब मैं थोड़ा सेटिंग में आता हूँ और फंट को 14 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। ठीक है, या 19 कर देता हूँ। अब थोड़ा ठीक से दिखेगा। अभी देखो हमारा जो भी फंट है वो अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि टाइटल होता है, टाइटल हम जानते ही है क्या होता है। फिर एक होता है हमारे पास डिव क्या आईडी होता है रूट। फिर एक स्क्रिप्ट होता है जिसका टाइप होता है मॉड्यूल और ये src main.jsx से लिंक होता है। अगर मैं जाकर कंट्रोल और इस पर क्लिक करूँ तो main.jsx पे चला जाऊँगा, जो कि यहाँ है main.jsx। और यहाँ पे अब देखते हैं क्या, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होती हैं। यहाँ एक होता है ऐप, एक होता है रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड, एक होता है फिर यहाँ पे रूट डोम, रिएक्ट डोम, फिर क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट.गेट एलिमेंट बाय आईडी। फिर यहाँ होता है रूट। तो क्या करो, डॉक्यूमेंट तुम आईडी से गेट एलिमेंट कर लो, आईडी से और रूट से। तो अगर हम यहाँ पे चले, यहाँ पे जैसे कि हम index.html में हैं तो यहाँ पे हमारा जो आईडी है वो क्या है, रूट है। यानी इसके अंदर अब सारी काम होंगी। ठीक है, जो हमारा डिव है ये, इसी के अंदर अब सारा काम हो रहा होगा। और ये ऐप है, ऐप क्या क्या चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे CSS को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता है। मतलब
मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आके हम लिखते थे लिंक लिंक CSS करते थे तो स्टाइल डॉट CSS आ जाता था, तो वैसे यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे काम जो है हमारा आसान हो जाता है। तो अभी जो है हमारा नोड मॉड्यूल डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ हम लिखते हैं, क्या लिखना होगा हमें इसको स्टार्ट करने के लिए, npm run dev। तो हम यहाँ लिखेंगे आके npm run dev और एंटर करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो लोकल होस्ट पे जो सर्वर है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ के हमें राइट क्लिक कंट्रोल बटन पे क्लिक करके फिर राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक। तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइड बाई साइड कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसको थोड़ा और मैं इसको इधर कर देता हूँ इतना पे, ठीक है। अब हमारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से दिख रही हैं और मैं इसको बंद कर लेता हूँ। तो अगर हम चेक करें क्या जो हमारा टाइटल है वो वाइट प्लस रिएक्ट है क्या, तो हाँ है। अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, रिएक्ट कंपोनेंट्स लिख दूँ तो क्या ये वही हो जाएगा। इसको सेव कर दें हम, तो यहाँ पे रिएक्ट कंपोनेंट हो गया। ये बेसिक चीजें थी, इसको तो आप जान ही रहे हो। उसके बाद यहाँ पे जो आईडी है वो रूट है और यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो जैसे कि है src main.jsx, तो ये तो मैं आपको बता ही दिया कि जो भी चीजें होंगी अब यहाँ पे आ रही होंगी। उसके बाद एक हमारे पास फाइल होता है app.jsx। तो अगर app.jsx में आए तो इतना सारा चीज लिखा हुआ है। अगर हम इसको कंट्रोल A करके यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर दे और सेव कर दे फिर, तब देखो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे हट चुकी हैं, ठीक है। अब बोलोगे क्यों हट गया, क्योंकि जितना भी कोड था हमारा सब यहीं पे था। हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको भी साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, ये एक टाइप का फंक्शन है, ठीक है। मतलब जो हमारा कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट एक टाइप का फंक्शन होता है जो कि हमारे द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको लिखते कैसे हम जानते हैं, सिंपल जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो लिखते हैं सिंपल सा फंक्शन। तो हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन का कुछ नाम होता है। तो कोई भी फंक्शन का नाम देते हो आप, जैसे हम क्या नाम दे सकते हैं, यहाँ पे हम ऐप ही नाम दे देते हैं, ऐप नाम दिए। उसके बाद कुछ पैरामीटर्स होता है, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न करना होता है। फंक्शन में जैसे रिटर्न करते हैं तो यहाँ सिंपल लिखते हैं रिटर्न करते हैं। अब हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हम करना है कि मान लो कि हमें एक h1 को रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल सा h1 किधर गया, h1, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। तो जैसे हम जावा ये HTML में करते थे सेम टू सेम वैसा ही है यहाँ पे भी। और यहाँ पे हम आगे लिखे सनफायर सेंसे, ठीक है। इसको सेव करें तो अभी तो मेरे पास कुछ आया नहीं, लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो जो चीजें थी वो यहाँ पे आ रही थी। तो लेकिन इसके बाद क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे करना पड़ता है एक्सपोर्ट। अब मान लो कि हम जो फंक्शन बना लिए हैं उस फंक्शन को कोई यूज कर ले, इसके लिए हम क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। लेट सपोज कि जैसे कि कुछ आपकी इंडिया में मान लो कोई टेलीविजन बन रहा है, ठीक है। टेलीविजन में क्या है, कुछ डिस्प्ले लगेगा, कुछ उसके अंदर चिप लगेंगी, कुछ कंपोनेंट्स लगेंगे। लेट सपोज जैसे आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो जैसे हाई ग्राफिक्स वाले कंप्यूटर्स जो बड़े बड़े पीसीस जो बिल्ड करते हैं, वो क्या होता है, उनका जो चीजें होती है एक जगह तो मिलता है नहीं, तो क्या करते हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो जो इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लो मंगा रहे हैं, तो वो भी जो सामने वाला जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि वो दे रहा है तभी तो हम ले पा रहे हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट मतलब होता है देना, इंपोर्ट मतलब होता है लेना। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फंक्शन जो है हमारे फंक्शन को क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। हम यहाँ आके लिखे पोर्ट डिफॉल्ट, उसके बाद क्या करना होगा, हमारा जो ऐप फंक्शन का नाम होगा वो लिखना होगा ऐप, ठीक है। और यहाँ पे देना होगा सेमीकोलन। अब इसको सेव करें और जाके पेज को रिफ्रेश करें, हमारे यहाँ पे सनफायर सेंसे लिख के आ रहा है। लेकिन अब बोलोगे क्या, ये जो है मिडिल में क्यों लिख के आ रहा है, तो इसका कुछ ऐप का CSS भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके वजह से ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो मेन काम है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स भी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्लास कंपोनेंट, एक होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट को, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न जो चीजें हैं, उसमें मोस्टली क्या होता है, फंक्शनल कंपोनेंट को ही यूज किया जाता है, क्लास कंपोनेंट को नहीं यूज किया जाता है। क्लास कंपोनेंट पुराने टाइम में यूज होता था, लेकिन अभी नहीं होता है, ठीक है। क्लास कंपोनेंट में क्या करना पड़ता था, हमें स्टेट को मैनेज करना पड़ता था, ज्यादा बॉयलर प्लेट्स कोड रहती थी, उसमें लाइफ साइकिल मेथड को यूज करना पड़ता था। लेकिन फंक्शनल में क्या है, ये सारी चीजें आसान हो गई है। एक तो कोड जो है इसका सिंपलर है, आप सिंपल जावास्क्रिप्ट सीख के यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। मैं आपको बता ही दिया कैसे लिखते हैं इसको। ये एकदम इसमें कोई भी स्टेट नहीं रहता है, और स्टेट और इफेक्ट के लिए हम यहाँ पे हुक्स को यूज करते हैं। ना इसमें कोई प्रॉपर्टी होता है, ना मेथड होता है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ क्या लिखे, एक सिंपल सा HTML कोड, लेकिन इंटरनली ये सिंपल सा HTML कोड ही नहीं है, इंटरनली ये XML फाइल बन चुका है। अगर हम यहाँ पे आगे हॉवर करें, तो जैसे कि हम यहाँ हॉवर करते हैं तो आपको यहाँ कुछ चीजें दिखेंगी। ये जो है ये इंटरनली जावास्क्रिप्ट में चेंज हुआ है, तब हमें मिल रहा है। तो इससे क्या हुआ है, इससे हमें फायदा हुआ कितना रिएक्ट से, कि हमें जब यहाँ हॉवर कर रहे हैं तो इतना लाइन ऑफ कोड हमें ना लिख के, बस हम जो सिंपल सा HTML जानते हैं उसको यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे। उसके लिए हमारे पास वेबसाइट होता है, हम चलते हैं उस वेबसाइट पे, वो होता है babel.js.io।
ठीक है। अगर हम इस पे जाते हैं .repl लिखना होगा आपको, ठीक है, babel.js.io.repl। अगर हम इस वेबसाइट पे जाते हैं तो ये वाला वेबसाइट है वो। अगर हम इसको खोलते हैं यहाँ पे और हम सिंपल सा आके इसको फिलहाल मैं बड़ा कर लेता हूँ और सिंपल सा आके यहाँ पे मैं h1 टैग देता हूँ। जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ से, इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ आया, इसको पेस्ट कर दिया। तब देखो हमें इतना सारा कोड मिलके लिख के आ रहा है, यानी कि इंपोर्ट कर दो JSX टू JSX। ये सारी चीजें आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। जैसे कि हम एक लाइन के कोड में इतना सारा जो चेंजेस हैं वो कर पा रहे हैं यूजिंग रिएक्ट। वही हमें जावास्क्रिप्ट से करना पड़ता तो कितना सारा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता, आप खुद समझ रहे हो। जैसे कि मैंने जावास्क्रिप्ट को बताया था उस हिसाब से। तो हम आ जाते हैं अपने पेज पे, इसको सिर्फ रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे कि हम index.html में आते हैं तो हमें यहाँ एक मिलता है क्या कि हम देखते हैं कि यहाँ एक क्या है कि मेन JSX है। और जब मेन JSX में आते हैं तो हमें यहाँ एक दिखता है क्या, रिएक्ट डॉम। तो अगर रिएक्ट डॉम कहाँ मिलेगा भैया, तो रिएक्ट डॉम अगर हम पैकेट.json में जाते हैं तो हमें यहाँ डिपेंडेंसीज दिखती थी। डिपेंडेंसीज के अंदर था रिएक्ट डॉम, तो यहाँ से वो चीज को कॉल कर रहा है, ठीक है। और वही हम चले जाए फिर main.jsx में, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। तो हमने जो रूट के बारे में आपको बताया था वो है। अब यहाँ आप बोल रहे होगे कि जैसे कि हमने h1 टैग को यूज किया, जैसे कि हम यहाँ आते थे और लिखते थे h1 टैग, ठीक है, तो हमारा टैग बन जाता था। लेकिन यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा टैग है, ऐप टैग। लेकिन जैसे कि ये सेल्फ क्लोजिंग होता है, यहाँ पे हम क्लोज भी कर दिए तो काम चल जाएगा। तो हम बस इसको हटा देंगे तभी हमारा काम चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे है एक ऐप, यहाँ पे क्या है, एक ऐप टैग है, यहाँ एक रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड है। ये सारी टैग्स कहाँ से आ गए, देखो मैं आपको चलो डिफरेंस बताता हूँ। जैसे कि हम आते हैं अपने app.jsx में, इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे h1 टैग लिखा, तो ये क्या है कि ये एक HTML का टैग है। लेकिन हम चाहे तो कुछ कस्टम टैग्स भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है कि आपको जो टैग का फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखना पड़ता है। लेट्स सपोज आपको बटन बनाना है तो हम यहाँ लिखेंगे बटन, तो क्या होगा कि आपका टैग बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक डिव के अंदर डाल देता हूँ, आराम से होते रहेगा, ठीक है। यहाँ बटन टैग बनाया हमने, इसके अंदर हम लिखते हैं सब्सक्राइब लिख दिया, सेव किए, तो यहाँ देखो कि सब्सक्राइब बटन मिल गया। देखो ये क्या था, एक बटन था जो कि हमने HTML के द्वारा बनाया। लेकिन हम चाहें तो कुछ कस्टम बटन्स भी बना सकते हैं। यहाँ बना सकते हैं क्या, हेलो बटन, ठीक है, हेलो बटन। और क्या होगा, ये एक हेलो बटन बन गया। तो आप बोलोगे इसको यूज कैसे करते हैं, तो इसको यूज हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना ही जानो, हम जो कस्टम बटन बनाते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, जो कि हम रिएक्ट के हेल्प से बना सकते हैं। और जो प्री बिल्ड बटन होता है, प्री बिल्ड जो टैग्स होते हैं, उसको हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो इतना डिफरेंस होता है। हम चलते हैं अपने SRC में और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया अपना कंपोनेंट बनाते हैं। पहला ये तो था कि हमने app.js में ही बनाया। अब हम क्या करते हैं, अपना खुद का एक कंपोनेंट बनाते हैं। लेट सपोज कुछ एक चीज है जिसको हमें खुद से बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं खुद से बना के देखते हैं। तो हमें SRC में आएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। अब आप फाइल का नाम जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। तो लेट सपोज मैं देता हूँ abc.jsx, ठीक है, जावास्क्रिप्ट XML फाइल। एंटर किया हमने। उसके बाद क्या करना होगा, हम यहाँ बनाना होगा फंक्शन। तो यहाँ बनाएंगे हम फंक्शन को कुछ नाम देते हैं ABC ही, ठीक है। और उसके बाद हमें पैरामीटर्स कुछ नहीं डालना है, यहाँ हमें रिटर्न करना होगा। रिटर्न करते हैं, रिटर्न क्या करते हैं, तो रिटर्न करते हैं एक बटन को ही, ठीक है। बटन बनाते हैं, लिखते हैं बटन और यहाँ लिखते हैं लाइक, ठीक है, लाइक बटन बनाते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, हमें इसको एक्सपोर्ट भी करना होगा। तो हमें एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ABC, ठीक है। यहाँ क्या होगा, एक्सपोर्ट हो गया। तो बोलोगे हमें लाइक तो दिख ही नहीं रहा है, हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया। तो हमने जो चीज को एक्सपोर्ट किया है उसको कहीं कॉल भी करना होगा, उसको कहीं इंपोर्ट भी करना होगा। मान लो कि हम इंडिया बोला कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब इंपोर्ट कौन कर रहा है भाई। मान लो आप बोल रहे हो कि मेरा दुकान है, हम सामान बेच रहे हैं, कोई खरीदेगा तभी तो आप बेचोगे, ठीक है। आप बेच तो दिए, कोई खरीदा ही नहीं तो कहाँ गया। वही हाल है, मान लो कि यहाँ पे एक्सपोर्ट तो कर रहे हो लेकिन कोई इंपोर्ट भी तो करेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट साथ में होना चाहिए। मान लो कि आप दुकान में बैठे हो, आपके पास सामान है और कोई बोला कि हमें ये सामान चाहिए, तो आप क्या किए, इसको एक्सपोर्ट किए, तब उधर से वो, तब उसके लिए वो इंपोर्ट हुआ। अब कोई इंपोर्ट ही नहीं करेगा तो आप एक्सपोर्ट करके क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो हमें इसको कहाँ एक्सपोर्ट करना होगा, तो app.js में चलते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, हम ABC को। तो इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अपना खुद का टैग बनाते हैं, वैसे इस टैग को यहाँ लिखते हैं ABC और यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो क्या हुआ, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एरर थ्रो इसलिए कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। इसको इंपोर्ट भी करना होगा।
रिएक्ट में एक खासियत है, आप जैसे HTML में क्या होता था, कुछ कोड गलत नहीं लिख दिए तो चलेगा, मान लो कि एक लाइन गलत हो गया तो वहां पे वो चीज भले शो नहीं करेगा लेकिन चलेगा। लेकिन रिएक्ट में ये है आप कुछ भी गलत लिखते हो तो पूरा पेज ही आपका ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पे आपको एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं फिर भी नहीं दिख रहा है। इससे ऊपर क्या करना होगा, हमें इंपोर्ट करना होगा। हमें आगे लिख रहे हैं इंपोर्ट कर दो भैया, किसको कर दो, एबीसी को। एबीसी को इंपोर्ट किया तो यहाँ पे जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पे इस चीजें आ गई, ऑटो सजेशन हो गया। फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करना है, .abc फाइल से। इसको हम सेव करते हैं तो देखो हमारा सब्सक्राइब बटन भी आ गया और लाइक बटन भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो आराम से हमें ये सारी चीजें दिख रही हैं। मतलब यहाँ पे हमने इफेक्ट वगैरह डाले नहीं है अभी, जैसे ऑन क्लिक वगैरह अभी तक नहीं डाला हमने, तो इसलिए नहीं दिख रहा है। लेकिन इससे आप जान गए कि ये हमारा जो लाइक का बटन है वो आ गया। मान लो कि इसको आपको अब लाइक को अलग अलग जगह पे अलग अलग बार यूज करना है, तो हम क्या करें, इसको डुप्लीकेट ही कर दें। क्या होगा, मुझे इतना लाइक मिल जाएगा, सेव करूँ तो मुझे लाइक 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 मिल गया। ठीक है, हम इसको चाहते हैं इसको अंडू कर देते हैं। ठीक है, बस एक ही बार रखते हैं। ये तो हमारा फाइल बन चुका है। ठीक है, इससे क्या होता है, ऐसे हम कंपोनेंट को बनाते हैं। अब बात रहा क्या जो हम एक्सपोर्ट करते हैं क्या बस ऐसे ही कर सकते हैं, इसको हम कुछ और भी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, पोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ से बस अब इसको हटाना होगा। ठीक है, यहाँ से हटा दिया, क्या होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं हम, तब भी ये क्या होता है कि एक्सपोर्ट हो जाता है। यानी कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो हमारे फंक्शन ऐप को। ठीक है, सेव करें तभी हमें कोई एरर नहीं मिला, सेव करके जब रिफ्रेश करते हैं तभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब होता है कि जैसे कि मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट होता है, मान लो कि बहुत सारे फंक्शन बनाए हो उसमें एक्सपोर्ट करना है, तो ठीक है, उसमें हम ऐसे नहीं लिखते हैं, उसमें हम लिखते हैं जैसे कि मल्टीपल आपको, तो उसमें हमें लिखना होता है इस कर्ली ब्रेसेस को यूज करना होता है। ठीक है, हम कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हैं और यहाँ लिखते हैं ABC, तो इसको फिलहाल में हटा दो। तो इससे क्या हुआ कि ये इंपोर्ट हो गया। लेकिन हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, बैकटिक्स देते थे, उसके बाद से ऐसे कर्ली ब्रेसेस को यूज कर पाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए यहाँ पे हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम मोस्टली ऐसे कर रहे होते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है। तो पहला जो रूल होता है हमारे पास, नेमिंग, जो हमारा नाम रहना चाहिए अपने फंक्शन का वो कैपिटल से शुरू होना चाहिए। इसीलिए हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट तो कर दिया लेकिन कहीं इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में हमें उससे डिफरेंस पता चले। जैसे कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं बटन नाम से, तो क्या होता है कि जैसे हम चलते हैं, हम कहाँ पे थे, abc.jsx बनाए थे, अगर हम यहाँ क्या कर दें, एक बटन नाम से फंक्शन बना दें बटन, और इसको हम यहाँ लिख देते हैं बटन। ठीक है, बटन नाम से फंक्शन बना लिया, फंक्शन बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन app.jsx में चलते हैं और यहाँ पे मैं उसको कॉल करना है, तो इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने उस चीज को हटाया तो ऊपर से भी ये क्या हुआ कि फेडेड हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जैसे कि वो शो कर रहा है कि इसको आपने कहीं इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट बटन, तो इंपोर्ट बटन कर दो ABC से। और हम यहाँ पे क्या करें, बटन, तो देखो अब ये क्या हो रहा है कि इंपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये तो एक HTML का टैग है। इसीलिए हम यहाँ पे जो अपना फंक्शन का नाम है उसको कैपिटल से ही लिखते हैं। ठीक है, और यही मैं क्या कर दूं, यहाँ पे कैपिटल भी कर दूं बटन, और इसको भी मैं यहाँ पे चेंज करना होगा, बटन लिख देता हूँ। और फिर मैं आता हूँ app.jsx में और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ कि कर देता हूँ बटन। अब देखो ये चीज़ें जो है काम कर रही हैं, लेकिन ऊपर भी तो हमें चेंज करना होगा, यहाँ भी हमें चेंज करना होगा बटन। अब जो चीज़ें हैं वो काम कर रही हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता है, सारी चीज़ें चली गई थी। तो ये अंतर होता है हमें नेमिंग में। नेमिंग कैसे करना है ये आपको बहुत जरूरी है सीखने को। अब बात आती है CSS की। ठीक है, CSS हमें कहाँ लिखना चाहिए, हम चाहे तो CSS के अंदर भी लिख सकते हैं या अलग फाइल बना के भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल CSS लिखते हैं, जैसे app.css लिखा हुआ है, तो क्या होगा कि सब पे ये CSS लग जाएगा। उसके लिए क्या होता है कि हम जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं उसका CSS वहीं लिख सकते हैं। जैसे कि ये बटन है तो हम इसी के अंदर स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ हम दे सकते हैं स्टाइल इज इक्वल टू जो हमारा फंट, या हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर को क्या कर दो, ब्लू कर दो। अभी देखो यहाँ पे हमने कुछ गलत लिखा है, तब देखो यहाँ पे हमें बहुत सारा एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के गलत लिखा कि आपको पता चले। ठीक है, देखो जैसे हमने जैसे ही गलत लिखा यहाँ पे बहुत सारा एरर थ्रो कर दिया कि देखो भैया ऐसा चीज है कि यहाँ गलत चीजें हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्टाइल कर देता हूँ, जो कलर है हमारा उसको रेड कर दो। ठीक है, तो इसको सेव करें हम, तब यहाँ जो कलर है वो रेड हो चुका है। ये होता है इनलाइन CSS, इसको अंदर यूज करते हैं। अब मान लो कि हमें नया फाइल बनाना है, मान लो हमें क्या करना है, ये abc.jsx है, इसके लिए जो CSS फाइल है वो अलग लिखना है, और हम चाहते हैं कि वो जो CSS हो बस इसी पे अप्लाई हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम src पे चलते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। ठीक है, लिखते हैं abc.css। ठीक है, अब मान लो हम इसमें दे देते हैं बैकग्राउंड कलर जो है हमारा
बैकग्राउंड कलर जो है हमारा उसको कर दो तुम ब्लैक। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, हमें बटन के लिए बनाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे बटन। मान लो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें हम कुछ आईडी दे देते हैं, जैसे कि हम पहले यूज करते थे। आईडी दे दिया क्या कि BTN, ठीक है। इसको सेव किया, यहाँ आया अपने abc.css में, यहाँ पे हम लिखे #BTN। उसके अंदर हम लिखे बैकग्राउंड कलर को तुम कर दो ब्लैक, ठीक है। और क्या कर दो, कलर को कर दो, जो हमारा टेक्स्ट कलर है उसको कर दो व्हाइट, ठीक है। इसको हमने बना लिया। अब क्या करना होगा, हमें इसको इसके अंदर इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ आएंगे, हम लिखेंगे सिंपल सा import CSS। यहाँ पे import CSS नहीं लिखना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा /, और किस फाइल को हमें करना है, तो हम // लिख देते हैं, // src के अंदर // हम यहाँ पे सिंपल सा लिखिए उस // और abc.css, बस उस फाइल को यहाँ पे नाम लिख दिया। और देखो हमारा जो इफेक्ट्स है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। जो हमने ऐड किया था, बैकग्राउंड कलर को कर दो तुम ब्लैक और कलर को कर दो तुम व्हाइट, जो भी चाहो उसको ऐड कर सकते हो। तो ऐसे ऐड होता है CSS। तो हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। HTML वाले फाइल को कट कर देते हैं। अब हम कुछ और नई चीजों को देखते हैं। अभी ये तो हो गया, अब हम एक नया फंक्शन को बनाते हैं। लिखते हैं इसका क्या नाम, कि इसका तुम हेलो फंक्शन रख देते हैं, hello.jsx, ठीक है। hello.jsx बना लिया हमने। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि मतलब हम डायनेमिक यहाँ पे फंक्शन को यूज करते हैं, जैसे कि हमने डायनेमिकली जैसे कि हम यूज करते थे रिएक्ट के अंदर, बैकटिक्स के अंदर, वैसी चीजों को यहाँ पे यूज करके देखते हैं क्या यहाँ पे हो पा रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन, एक फंक्शन बना लो, किस नाम से, एक हेलो के नाम से ही, ठीक है। पैरामीटर से उसको खाली रखते हैं। इसके अंदर हम रिटर्न करते हैं डिव को, एक डिव को, ठीक है। एक डिव को रिटर्न करते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। तो हमें लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लिया किसको, हेलो को, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सारा जो काम था वो हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके अंदर कुछ चीजें लिखते हैं। अब लिखते हैं, मान लो कि हेलो दिस इज योर इंस्ट्रक्टर, ठीक है। और उसके बाद अपना नाम देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस देख के, अब मान लो कि यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखते हैं, अंकित, ठीक है। इसको सेव किया तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। और वही चल के मैं app.jsx में क्या करूँ, इसको इंपोर्ट कर दूँ। यहाँ पे लिख दूँ कि भैया आप क्या करो, हेलो जो है उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है। अगर इसको सेव करूँ फिर भी यहाँ पे जैसे हमने इसको हेलो यहाँ पे लाया, वो इंपोर्ट ऑटोमेटिक हो गया। जैसे देखो हमने क्या लिखा, यहाँ पे आया, लिखा हेलो। देखो यहाँ पे हेलो हमें सजेशन में आ रहा है। इस सजेशन पे हम टैप किए तो देखो वो ऑटोमेटिक हमारे लिए क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। बस हमें कर इसको बंद करना है और यहाँ पे चीजें आ गई हैं। यहाँ दिख क्या आ रहा है, हेलो दिस इज योर इंस्ट्रक्टर अंकित। और वही मैं क्या करूँ, hello.jsx में जाऊँ और यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक h3 दे देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ मैं जाके h3 को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। h3 को क्लोज कर दिया तो अब देखो ये थोड़ा बोल्ड दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा लिखा हुआ है ये थोड़ा ऊपर आ जाए, ठीक है। इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर। तो हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लो डॉक्यूमेंट, इसको Ctrl+Shift+F जैसे ही क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। माटे app.jsx नहीं, app.jsx में अब मान लो कि हमें जो ये वाला पोर्शन है ऊपर चाहिए, तो हम सिंपल से इसको उठा क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे। जैसे ही दोनों को ऊपर किया तब देखो ये दोनों के ऊपर आ गया। अगर वही मैं क्या करूं, इसके बीच में कर दूं तो इसके बीच में आ जाएगा। फिर मैं क्या करूं, सबसे ऊपर कर दूं तो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये 2 नंबर पे रहे, तो ये यहाँ पे ठीक दिख रहा है, ठीक है। और एक चीज जो होती है, अब मान लो कि हमारा जो hello.jsx है इसके अंदर ये जो अंकित है, मान लो कि ये चेंज हो सकता है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा कर्ली ब्रेसेस दे सकते हैं और इसको हटा देते हैं। और क्या करते हैं हम, जैसे कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। जैसे लिख सकते हैं लेट यूजर नेम इक्वल टू अंकित, ठीक है। और इसके अंदर हम दे सकते हैं, अगर मैं इसको सेव करूँ अभी फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा। अब इसके अंदर हम अगर दे दे यूजर नेम तो क्या होगा कि यहाँ पे अंकित शो कर रहा है। और वही मैं क्या करूँ कि यहाँ पे यूजर फुल नेम दे दूँ, लेट यूजर फुल नेम। और ये क्या करूँ, एक मेथड बना दूँ, ठीक है। ये इसका एक अलग फंक्शन बना दूँ और इसके अंदर मैं लिख दूँ कि तुम रिटर्न कर दो, किसको रिटर्न कर दो, अंकित पाठक को, अंकित पाठक। और यहाँ पे मैं अगर यूजर फुल नेम देता हूँ, यहाँ लिखूँ यूजर फुल नेम, इसको सेव करूँ मैं, तो यहाँ पे हमें कॉल भी तो करना होगा इसे। देखो हमारे यहाँ पे दिख क्या आ रहा है कि हेलो दिस इज योर इंस्ट्रक्टर अंकित पाठक, ठीक है। ऐसे क्या कर सकते हो आप, कंपोनेंट्स के अंदर ये सारी चीजें बना सकते हो। आप चाहते हो आपको इसी को बार बार आए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, app.jsx में जाके, अब जैसे ये हेलो वाला है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे 2 बार दिखेगा, ठीक है। मैं डुप्लीकेट करूंगा नहीं, इसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे कि हम चलते हैं एक वेबसाइट पे, जैसे कि कोई वेबसाइट ले लो, नेटफ्लिक्स पे आते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हम नेटफ्लिक्स छोड़ते हैं, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे जैसे आपको चीजें दिख रही हैं कि यहाँ पे एक सैमसंग का टीवी है, फिर लैपटॉप है, फिर सोनी का है, फिर MI है, फिर ये सारी जो चीजें हैं
इसके में एक क्या है, एक कार्ड है एक टाइप का, कार्ड में एक फोटो है, फिर नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर एक और टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब जैसे कि क्या है, हम चाहते हैं कि ऐसा बनाना पेज, तो क्या करेंगे, हम बस एक कार्ड को बनाएंगे और बाद में उसको डुप्लीकेट करके उसमें डाटा चेंज कर देंगे, बस हमारा जो काम है वो हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो, जैसे हम चाहते हैं कि जस्ट कुछ चेक करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं फ्रॉम से, ठीक है, तो क्या करेंगे, बस एक जगह पे हम चेंज करेंगे जस्ट को, तो क्या हो जाएगा, सब जगह ये फ्रॉम हो जाएगा। जस्ट को जैसे चेंज कर दिया हमने फ्रॉम में, क्या होगा, सब जगह पे ये फ्रॉम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मेंटेनेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, जो हमारा मॉड्यूलरिटी है वो बढ़ जाएगा, जो हमारा इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगा, हमारा बहुत टाइम नहीं लग रहा होगा, जो हमारा कंसिस्टेंसी है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हम ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन बनना, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में बनाया था कि एक रैंडम नंबर को जनरेट करने वाला, ठीक है। तो जैसे कि हम सब्सक्राइबर काउंट्स का हम एक रैंडम जनरेटर बना देते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ आते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, एक नया फाइल बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं random.jsx, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक फंक्शन बनाएंगे, लिखेगा फंक्शन को बनाते हैं, इसका नाम देते हैं क्या, रैंडम जेन, ठीक है। रैंडम जनरेटर के नाम से एक हमने फंक्शन बनाया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक नंबर को लेना होगा। तो हम लिखेंगे लेट num इज इक्वल टू, क्या कर दो तुम, मैथ.रैंडम को चला लो, यहाँ पे मैथ.रैंडम को चला लो और इनटू 100 कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि इसके बाद हम इसमें रिटर्न कर देते हैं एक h3 को या h4 को, और उसमें हम लिख देते हैं रैंडम नंबर इज, और यहाँ करली ब्रेसेस देके सिंपल से यहाँ लिख देंगे नम को, ठीक है। और क्या करना होगा, हमें इसको एक्सपोर्ट करना होता है, हम यहाँ लिखेंगे एक्सपोर्ट किसको करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो रैंडम जेन को, हो गया। और हम चले क्या, तो app.jsx के अंदर इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हम रैंडम जेन को, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करें हम आए अपने ब्राउजर में, तो यहाँ देखो एक रैंडम नंबर जनरेट होके हमें मिल गया। तो अभी देखो यहाँ इतना डेसिमल तक जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि random.jsx में आएंगे, इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, नम से पहले यूज कर लेंगे math.round और इसको भी हम डाल देंगे करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। अब सेव किया, तभी देखो हमें राउंड एक फिगर मिल रहा है, और जब भी हम जितने बार भी रिफ्रेश करें उतना बार हमें ये रैंडम नंबर मिल रहा होगा, ठीक है। ऐसे क्या होता है, ये सारी चीजें काम करती हैं। रिएक्ट का कंपोनेंट कैसे काम करता है वो आप जान चुके हो आप, जैसे कि ये जो हमारा कंपोनेंट हो गया। अब ये जो चीजें हैं इसको हम चाहें तो बार बार यूज कर सकते हैं। app.jsx में आते हैं, यहाँ से इसको कॉपी, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे 2 बार हो गया। अब हम चाहें तो ये app.js में ही नहीं, किसी भी फोल्डर के अंदर हम जाके इसको abc के अंदर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम आके सिंपल सा इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ। तो अब देखो जैसे कि हम यहाँ सेकेंड लाइन में आ रहे हैं, यहाँ क्या कर रहा है, हमें एरर थ्रो कर रहा है, जैसे बटन में ही लिख रहे हैं तो ये एरर थ्रो कर रहा है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं एक पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस जब दे देंगे तो इसके अंदर हम कितने भी लाइंस ऑफ का HTML का कोड लिख सकते हैं। तो हम Alt+Shift+F कर देते हैं, इससे क्या होगा कि डॉक्यूमेंट जो है फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं, यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं रैंडम जेन को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, सेव किया। यहाँ पे एरर ये है, यहाँ से एरर आ गया था, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम डाल देंगे डिव के अंदर, यहाँ पे लिख देंगे डिव और इसको भी यहाँ पे डिव के अंदर इसको पैक कर देंगे, ठीक है। अब सेव किया, अब ठीक है, इसको हम नीचे कर लेते हैं, इसको भी डिव के बगल वाले को नीचे कर लेते हैं। अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे Alt+Shift+F करेंगे तो ये क्या हुआ कि हमें अरेंज करके दे दिया। अब देखो ये करली, ये एक पैरेंथेसिस के अंदर हमें दे दिया। अब हम इसमें चाहें तो बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि रैंडम जेन को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, यहाँ पे आया रैंडम जेन लिखे और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब सेव किया, क्या हुआ कि इसके अंदर भी एक इंपोर्ट हो चुका है। हम चाहते हैं इसको लाइक को ऊपर रखना, सेव किया तो देखो लाइक के ऊपर आ चुका है ये, ठीक है। ऐसे ही सारी चीजें काम करती हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऊपर भी इंपोर्ट करना होगा। ऑटोमेटिक आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आपको दोबारा से इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। आई होप ये जो वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।